Please save my son. Don't let him die. Open the door. Please, he's dying. Doctor. He's critical. We'll lose him. Leave me alone. Don't disturb me. बेटा, उठ जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर, प्लीज, someone save my son. He's all we have. Please, he's our only child. Do something. अस्पताल का कॉरिडोर भीड़ से भरा हुआ था। लोग अपनी फाइलें हाथ में लिए लाइन में खड़े थे। कहीं कोई खांस रहा था तो कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। पसीने और दवाइयों की मिलीजुली गंध माहौल को और भी बोझिल बना रही थी। व्हील चेयर पर सुनीता देवी बैठी थीं, कमजोर, चेहरा पीला, आंखों में थकान। उनके साथ उनकी बेटी अन्विता शर्मा खड़ी थी, जो पेशे से एक जूनियर वकील थी। साधारण सा सूट पहने, बाल हल्के बिखरे, मगर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अन्विता ने मां को हल्की सी तसल्ली दी। मां जी, बस थोड़ी देर और नंबर आ ही जाएगा। उसी दौरान डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खुला और बाहर निकले डॉक्टर आदित्य राय। चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन लहजा हमेशा की तरह सख्त और रूखा। वह फाइलें पलटते हुए आगे बढ़ा और सामने खड़ी अन्विता को देखकर रुक गया। डॉक्टर ने तेज लहजे में कहा, आप लोग कमरे के सामने क्यों खड़े हैं? नंबर आने पर अंदर आना चाहिए, यहां रास्ता ब्लॉक मत कीजिए। अन्विता ने अदब से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, बस मेरी मां की हालत बिगड़ रही है, अगर आप एक नजर देख लेते तो। डॉक्टर ने बात काट दी, देखो, रोज सैकड़ों मरीज आते हैं, सब कहते हैं इमरजेंसी है। अगर हर कोई यही करेगा तो सिस्टम कैसे चलेगा? अन्विता ने विनती की, मैं समझती हूं, लेकिन प्लीज, मेरी मां की सांस रुक रुक कर चल रही है, आप सिर्फ 1 मिनट देख लीजिए, बाकी सब प्रोसीजर बाद में कर लेंगे। डॉक्टर ने तेज नजरों से घूरा और तंज भरे अंदाज में कहा, रोज यही ड्रामा होता है, सब कहते हैं सबसे ज्यादा इमरजेंसी उन्हीं की है, आप लोग नियम तोड़कर सुविधा लेना चाहते हैं। कॉरिडोर में खड़े मरीज और तीमारदार यह सुनकर सरगोशियां करने लगे। कुछ लोगों ने हमदर्दी से अन्विता को देखा, मगर कोई कुछ बोला नहीं। व्हील चेयर पर बैठी सुनीता ने बेटी का हाथ दबाया और आहिस्ता कहा, बेटा, छोड़ दो, जिद मत करो। अन्विता की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा, हमेशा सिस्टम का सम्मान किया है, मगर आज आपने मेरी मां को मरीज नहीं, बोझ समझा है। डॉक्टर आदित्य ने फाइल बंद की और सूखे लहजे में कहा, अगर इतनी ही जल्दी है तो इमरजेंसी वार्ड में ले जाए, यहां नंबर के बिना कुछ नहीं होगा, अगला मरीज अंदर आए। डॉक्टर आदित्य वापस अपने कमरे में चला गया। कॉरिडोर में माहौल एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। अन्विता ने हिम्मत बांधी और मां की व्हील चेयर धकेलकर अंदर ले गई। कमरे में जाते ही डॉक्टर ने छिड़कर कहा, आपको बार बार समझाना पड़ेगा, नंबर आने से पहले अंदर आना मना है। अन्विता ने अदब से कहा, डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, लेकिन मेरी मां की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए। डॉक्टर ने फाइल हाथ में पकड़ी और तंज भरी हंसी के साथ अन्विता को घूरा। हाँ, आप जैसी लड़कियां यही करती हैं, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़े आंसू, ताकि फ्री में इलाज हो जाए। अन्विता के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से का मिला जुला रंग उभरा। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर मां के सामने खुद पर काबू रख लिया। डॉक्टर आदित्य ने सुनीता देवी की नब्ज चेक की, स्टेथोस्कोप कानों में लगाया और बड़ी बेरुखी से कहा, सांस की नली में इंफेक्शन है, आम सी बीमारी है, दवा खाएं, ठीक हो जाएंगी। अन्विता ने घबराकर कहा, डॉक्टर साहब, यह आम बीमारी नहीं लग रही, मां को कई दिन से बुखार है और खांसी भी बंद नहीं हो रही, प्लीज विस्तार से देख लीजिए। डॉक्टर ने हाथ झटक दिया और तेज लहजे में बोला, मैं यहां बैठा हूं, आप नहीं। मुझे ज्यादा पता है कि क्या सीरियस है और क्या नहीं। आप लोग सिर्फ गूगल पर पढ़कर डॉक्टर को सबक सिखाने आ जाते हैं। यह सुनकर कमरे के बाहर खड़े 2 मरीज भी चौंक गए। अन्विता ने एक पल को होंठ काटकर सब्र किया, मगर फिर आहिस्ता आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ एक बेटी हूं जो अपनी मां के लिए परेशान है। डॉक्टर ने फाइल पर दस्तखत करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा, बेटी नहीं लगती, वकील लगती हैं, बहस ज्यादा कर रही हैं आप। अन्विता ने चौंक कर सर उठाया। उसे हैरानी हुई कि एक जुमले में डॉक्टर ने उसकी असली पहचान को छुआ भी और उस पर तंज भी किया। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयां लिखते हुए कहा, ये दवाइयां ले लीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आना, और हाँ, फालतू बहस मत कीजिए, अदालत में जाकर जितना चाहें बहस कीजिए, यहां नहीं। यह कहते हुए वह तंज भरी हंसी हंस दिया। अन्विता के सब्र का बांध टूटने के करीब था। उसने गहरी सांस ली और मां की पर्ची हाथ में पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आप शायद भूल गए हैं कि आपके शब्द भी किसी दवा की तरह असर करते हैं, लेकिन अफसोस, आपके शब्द इलाज नहीं, जहर की तरह हैं। सुनीता देवी ने बेटी का हाथ दबाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, छोड़ दो, इनसे बहस मत करो। डॉक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मां को अकद है,
आप ही वकील साहिबा बहस में समय बर्बाद कर रही हैं। अगला मरीज अंदर आए। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड था। अन्विता शर्मा अपनी मां का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक अस्पताल में एम्बुलेंस का तेज सायरन गूंज उठा। एक नौजवान लड़का रवि शर्मा अस्पताल लाया गया। उसके सर से खून बह रहा था और सांस टूट टूट कर आ रही थी। उसके साथ खड़ा बाप चीख चीख कर नर्सों से कह रहा था, डॉक्टर को बुलाओ, मेरा बेटा मर जाएगा, कोई कुछ करेगा। नर्स घबराकर डॉक्टर आदित्य के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खुला। अंदर डॉक्टर आदित्य अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। नर्स ने हांफते हुए कहा, सर, एक मरीज इमरजेंसी में आया है, सर पर गहरा जख्म है, बहुत खून बह रहा है, प्लीज फौरन आइए। डॉक्टर आदित्य ने मोबाइल से नजरें हटाए बिना ठंडे लहजे में कहा, कितने बजे आए हैं? अभी 5 मिनट पहले। डॉक्टर ने हाथ के इशारे से रोका। 5 मिनट? हाँ तो 5 मिनट और इंतजार कर लो। सबको लगता है कि उनका मरीज ही सबसे बड़ा इमरजेंसी है। तुम लोग छोटे केस खुद संभाल लिया करो, मुझे बार बार तंग मत किया करो। नर्स हिचकिचाई। लेकिन सर, खून बहुत बह रहा है। डॉक्टर ने झुंझलाकर मोबाइल मेज पर पटका और गुस्से से कहा, मैं डॉक्टर हूं या नर्स? तुम लोग खुद पट्टी कर दो, मैं अभी फ्री नहीं हूं। कॉरिडोर में शोर बढ़ता गया। रवि शर्मा की सांस अटकने लगी। उसकी मां चीख चीख कर बेटे का हाथ पकड़कर दुआएं मांगने लगी। अन्विता भी अपनी मां के साथ वहीं मौजूद थी। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह भागकर वार्ड में गई और नर्स से कहा, कुछ करो, अगर डॉक्टर नहीं आता तो कम से कम खून रोक दो, कोई इंजेक्शन लगाओ। नर्स की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, हमारे हाथ बंधे हैं, डॉक्टर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अचानक रवि का जिस्म अकड़ गया। उसके बाप ने चीख मारी, डॉक्टर, मेरा बेटा मर रहा है। लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही लम्हों में रवि की सांस रुक गई। मां जमीन पर गिरकर विलाप करने लगी। बाप दीवार से टेक लगाकर बेहोश सा हो गया। नर्सें रोती हुई डॉक्टर आदित्य के कमरे की तरफ दौड़ी। सर, मरीज चल बसा, हमें समझ नहीं आया, क्या करें? डॉक्टर धीरे धीरे कुर्सी से उठा, कोट के बटन लगाए और कमरे से बाहर आया। मरीज की लाश देखकर भी उसके चेहरे पर कोई असर न था। उसने बस इतना कहा, ऐसा होता रहता है, सब मरीज बचाए नहीं जा सकते, अगला केस लाओ। ये अल्फाज सुनकर कॉरिडोर में मौजूद हर शख्स के दिल में आग लग गई, मगर सब खामोश थे। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि आगे बढ़कर डॉक्टर को टोके। अन्विता यह सब देख रही थी। उसके दिल में गुस्सा, दुख और बेबसी एक साथ उभर आए। उसने अपनी मां की तरफ देखा और धीरे से कहा, मां, ये सिर्फ एक मरीज की मौत नहीं है, ये डॉक्टर की गफलत से हुआ कत्ल है, और अगर इसे न रोका गया तो यह सिलसिला चलता रहेगा। सुनीता देवी ने बेटी का हाथ पकड़ा। बेटा, क्या कर सकती हो तुम? ये बड़े लोग हैं, अस्पताल वाले सब इनके साथ हैं। अन्विता की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा औलाद जैसा। मां, भले ये अस्पताल के मालिक हों, मगर कानून से बड़े नहीं। मैं वकील हूं और अब वक्त आ गया है कि अपनी पहचान इस्तेमाल करूं। रवि शर्मा की मौत के बाद अस्पताल के कॉरिडोर में कोहराम मचा हुआ था। मां विलाप कर रही थी, बाप अर्ध बेहोश सा बैठा था। अस्पताल के दूसरे मरीजों के रिश्तेदार भी आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। डॉक्टर आदित्य ने थके हुए लहजे में कहा, डेड केस था, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, प्लीज लाश को मुर्दाघर ले जाओ। ये सुनकर अन्विता गुस्से से आगे बढ़ी। उसकी आवाज कॉरिडोर में गूंज उठी, ये झूठ है डॉक्टर, अगर आपने वक्त पर इलाज किया होता तो ये लड़का जिंदा रहता। ये हादसा नहीं, यह कत्ल है, कत्ल आपकी गफलत से हुआ है। सब लोग चौंक कर अन्विता को देखने लगे। डॉक्टर आदित्य के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। वाह, अब वकील साहिबा हमें इलाज सिखाएंगी। आप मैडम अपनी माँ का इलाज करवाइए और घर जाइए, ऐसा ना हो कि कल आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। यह कहकर डॉक्टर घमंड से अपने रूम में चला गया। अन्विता ने एक पल भी जाया न किया और जेब से अपना कार्ड निकालकर मरीज के बाप के हाथ में दिया। मेरा नाम अन्विता शर्मा है, मैं हाईकोर्ट की वकील हूँ। आपका बेटा डॉक्टर की गफलत से मरा है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। रवि के पिता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने कांपते हुए कहा, बेटी, हमें इंसाफ दिला दो, वरना गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनता। शहर के बड़े अखबारों में यह सुर्खी लगी, डॉक्टर की लापरवाही से नौजवान की मौत। हाई कोर्ट की वकील अन्विता ने मुकदमा दर्ज करवाया। यह खबर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर आदित्य के पैरों तले जमीन खींच लाई। अस्पताल के मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी, यह सिर्फ बदकिस्मती का वाकया है, हमारे डॉक्टर प्रोफेशनल हैं, किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई। मगर अन्विता के पास सबूत थे। नर्सों ने गवाही दी कि डॉक्टर ने कई मिनट तक मरीज को देखने से इनकार किया। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा था कि आदित्य अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मरीज इमरजेंसी में तड़प रहा था। कुछ दिन बाद अदालत में मुकदमे की समाअत शुरू हुई। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था, मीडिया के कैमरे लगे थे। जज के सामने वकील अन्विता खड़ी हुई और ठोस लहजे में कहा, जनाब आली, यह केस महज एक हादसा नहीं है,
ये एक इंसान की जान का झाया है जिसकी जिम्मेदारी सीधी डॉक्टर आदित्य पर आती है। अगर यह रवैया बर्दाश्त किया गया तो कल और जानें जाया होंगी। ये केस सिर्फ रवि शर्मा के लिए नहीं बल्कि उन सब मरीजों के लिए है जो इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल आते हैं। डॉक्टर आदित्य के वकील ने हंसकर कहा, माय लॉर्ड, मेडिकल फील्ड में ऐसे केस आम हैं। मौत जिंदगी का हिस्सा है, हर मरीज को बचाया नहीं जा सकता। वह मरीज अपनी किस्मत से मरा, डॉक्टर की लापरवाही से नहीं। अन्विता ने फौरन जवाब दिया, माय लॉर्ड, हम मौत की बात नहीं कर रहे, हम उस गफलत की बात कर रहे हैं जिसने मौत को यकीनी बनाया। अगर डॉक्टर वक्त पर आ जाता तो मरीज की जान बच सकती थी। सबूत हमारे पास मौजूद है। यह मुकदमा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा, टारगेट जस्टिस फॉर रवि। डॉक्टर नेग्लिजेंस लोग सड़कों पर बैनर उठाकर निकल पड़े। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या एक डॉक्टर इतना ताकतवर है कि कानून भी उस पर हाथ न डाल सके? डॉक्टर आदित्य का जवाल शुरू हो गया। उसके अस्पताल में मरीज आना कम हो गए। मीडिया रोज उसके घर के बाहर कैंप लगाए बैठा था। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, एक आम वकील मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह इतना आगे तक जाएगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। केस अदालत में जा चुका था, गवाहियां सामने आ चुकी थीं। कई हफ्तों की समाअत के बाद वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। रिपोर्टर्स, आम लोग, अस्पताल के मुलाजिम सब जमा थे। जज साहब ने फाइल बंद करते हुए गहरी नजर से आदित्य की तरफ देखा और बोले, अदालत के सामने यह बात साबित हो चुकी है कि मरीज रवि शर्मा की मौत डॉक्टर आदित्य की गफलत से हुई। एक डॉक्टर पर यह फर्ज होता है कि वह मरीज की जान बचाने के लिए फौरन कदम उठाए, लेकिन यहां इलाज को टाला गया, वक्त जाया किया गया और नतीजा एक कीमती जान के जाया होने की सूरत में निकला। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने फैसला सुनाया, डॉक्टर आदित्य को 3 साल कैद-ए मशक्कत और 10 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाता है। यह हर्जाना मृतक के अहले खाना को दिया जाएगा। फैसला सुनते ही आदित्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह चीख कर बोला, यह नाइंसाफी है। मैं एक मशहूर डॉक्टर हूं, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अन्विता ने सुकून से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, करियर तभी बर्बाद होता है जब आप घमंड में इंसानियत को भूल जाएं। आपने सिर्फ रवि की जान नहीं ली, आपने अपने पेशे की इज्जत को भी दागदार किया। रवि के पिता आंखों में आंसू लिए अन्विता के कदमों में गिर गए। बेटी, तुमने हमारे बेटे को वापस तो नहीं लाया, मगर हमें इंसाफ दिला दिया। तुमने साबित किया कि कानून जिंदा है। डॉक्टर आदित्य को पुलिस हथकड़ियों में ले जा रही थी। मीडिया के कैमरे उस पर झपट पड़े। इस बार वह घमंड से मुस्कुराने के बजाय झुकी हुई नजरें लिए चल रहा था। अन्विता अदालत के गेट पर खड़ी थी। वह आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता बोली, इंसाफ कभी देर से मिलता है मगर मिलता जरूर है। घमंड का अंजाम हमेशा जिल्लत होता जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए।